और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका कमोडिटी की खबरों के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपकी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है। जी हां, जीडीपी के नंबर्स जारी हो गए हैं और जो जनवरी से मार्च जीडीपी ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% से बढ़कर 6.1% पर पहुंच गई है। जी हां, जीडीपी आंकड़े जो हैं वो 6.1% पर पहुंचे हैं। जीडीपी ग्रोथ जो है वो बेहतर नजर आ रही है। क्या ये ग्रोथ के सिग्नल हैं? बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक बेहतर आंकड़े सामने आ रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त जाने माने इकोनॉमिस्ट और इसके साथ ही एमडी और सीईओ ओस्टर कैपिटल के अतुल जोशी साहब जुड़ चुके हैं। अतुल जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो नंबर पहली बार आप देखते हैं, ओवरऑल फिगर्स को फिलहाल जो देखते हैं, जो आंकड़े हमें फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्या ये उम्मीद के मुताबिक हैं, उम्मीद से बेहतर हैं, या आपको कुछ डिटेल में और चीजें बेहतर नजर आ रही हैं? देखिए, उम्मीद से तो डेफिनेटली बेहतर है। कंसेंसस लगभग 5.5% का था और ये 6% से भी ज्यादा आया है। लेकिन इसको एक दूसरे पहलू से भी देखना चाहिए कि जनवरी से मार्च 2022 का जो पीरियड था, उसमें हमारे पास पार्शियल लॉकडाउन की सिचुएशन थी। तो जनवरी जो था, जनवरी 2022, उसका जो बेस है वो काफी वीक है। तो वो वीक बेस के ऊपर हमको ये 6.1% की ग्रोथ मिली है। तो इसको हमको थोड़ा उसी पहलू में देखना चाहिए कि नंबर जो आया है वो एक वीक बेस के ऊपर है, लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी बेहतर आया है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन लगभग 5.5% का था, ये 6.1% का है। बहुत ही बढ़िया नंबर है। और मेरे हिसाब से इसमें सर्विसेज सेक्टर का जो योगदान रहा होगा जीडीपी की ग्रोथ में, वो काफी बढ़िया रहा होगा। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स में जो 21-22 का पूरा साल था, 2021-2022, उसके कंपैरिजन में 2022-23 में लगभग हमको $100 बिलियन का उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो एक्सपोर्ट्स ने भी उसमें काफी योगदान किया हुआ है। तो लेकिन थोड़े ज्यादा नंबर आने जरूरी है हमको ज्यादा एनालिसिस करने के लिए कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ, सर्विसेज में क्या हो गया, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, तो हमें ओवरऑल आइडिया मिलेगा। जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें भी जो है वो ग्रोथ नजर आई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ग्रोथ नजर आई है। लेकिन हम अगर हम कुछ क्वार्टर्स को भी देखें और उन क्वार्टर्स के स्टैंड अलोन नंबर्स पर अगर हम निगाह डालते हैं, तो जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा हमें क्रिटिकल होना पड़ता है। फिर भी जब डिटेल्स आप देखते हैं कुछ और क्वार्टर से और जब आप इसकी तुलना करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैन्युफैक्चरिंग को देखी जाए तो उसमें जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है, जैसे कोल हो गया, क्रूड हो गया, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस वगैरह, ये हमारी ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है। उसका अगर हम डेटा देखें तो उसमें गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। जो गुड न्यूज है वो ये है कि कोल जो है, कोयला जो है, उस ये मेरे ख्याल से प्रथम वर्ष है 22-23 कि जिसमें एक भी महीना ऐसा नहीं था कि जिसमें हमारी कोल की प्रोडक्शन या कोल की जो ग्रोथ है वो एक महीना भी नेगेटिव आई है। हम 2014 से लेके 2022 तक का अगर हम पीरियड देखते हैं तो कम से कम हर एक साल में एक महीना तो ऐसा था कि जिसमें वो नेगेटिव ग्रोथ दिख रही थी। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यही सिचुएशन हमको दिखाई देती है फर्टिलाइजर के बारे में। तो 22-23 में फर्टिलाइजर का काफी ग्रोथ हुआ है। और ये साल भी, ये मार्च के महीने के भी जो आंकड़े आए हैं वो भी काफी पॉजिटिव आए हैं। अप्रैल के आंकड़े भी काफी पॉजिटिव आए हैं। स्टील और सीमेंट, इसका भी पॉजिटिव रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हम या तो बढ़ रही है या घट रही है, 2 महीने बढ़ी, 2 महीने घटी, ऐसे काफी वॉलेटाइल नंबर्स आ रहे हैं। ये सबको अगर हम अलग कर देवे और सिर्फ 8 कोर इंडस्ट्री का एक नंबर देखे कि 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ हमको कैसी दिख रही है, तो थोड़ा सरप्राइज हमको ये लगता है कि पिछले 4 महीने में वो कंटिन्यूस गिर रहा है। 9.5% से गिर के 3.5% तक जो 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो कम आती नजर आ रही है। दैट मीन्स कि हमारी ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन मोमेंटम
वो कम होते जा रहा है। बहुत अहम बात आपने कही। और मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा निगाहें इसलिए भी रहती है क्योंकि जॉब क्रिएशन, जॉब जनरेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, पूरी इकॉनमी को ड्रिवन करने में बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच अतुल सर, एक चीज़ और हमने देखा जिसे हम एक ब्राइट साइड के तौर पे देखें, जो देश का जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी लक्ष्य के मुताबिक नज़र आया है। और ये FY23 में कम होकर जीडीपी के 6.4% पर आया है। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या क्या ये भी एक बेहतरी की ओर हमें देखना होगा इन आंकड़ों को? नहीं, डेफिनेटली यस, ये काफी अच्छी अचीवमेंट की है। इसको भी हम दो तरीके से देख पाएंगे। एक है पॉजिटिवली, इसमें क्या हुआ है। तो हमारी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन है 22-23 की, उसमें काफी हमको अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिली है। जीएसटी की कलेक्शन भी काफी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुई थी। डायरेक्ट कलेक्शन में खास करके इनकम टैक्स में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी। तो ये एक गवर्नमेंट की जो टैक्स नेट है, टैक्स कलेक्शन का जो जरिया उन्होंने अपनाया है, तो उसका एक बहुत बढ़िया हिस्सा रहा है ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में लाने में। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। दूसरी ओर हमको ये भी देखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने बजट किया था, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर सचमुच में किया गया है, या उसमें कुछ कटौती करके उसको 22-23 का जो बजट था उसमें थोड़ी कटौती कर दी और वो पैसा हम 23-24 में खर्चा करेंगे। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो आंकड़ा है, वो भी हमको थोड़ा देखना चाहिए। अभी तो वो अवेलेबल नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, बट थोड़े दिनों में आ जाएगा, तब हमको वो भी देखना चाहिए, क्योंकि ये एक ही चीज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही चीज है। तो जो गवर्नमेंट के पास है कि हम या तो खर्चा करें या ना करें, और ना करके वो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने पास्ट में देखा है, लगभग 4-5 साल में हमने देखा है कि बाय एंड लार्ज जब भी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना होता है तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर देती है। तो दोनों पहलू है। एक तरफ बहुत ही अच्छी हमको बढ़ोतरी देखनी मिली है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और दूसरी ओर हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखना है कि क्या गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है, या जो बजट था वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट बिल्कुल, ने खर्चा किया है। बिल्कुल। अतुल सर, अब चूंकि आंकड़े जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, माइनिंग सेक्टर के, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, सभी के आंकड़े हमारे पास इस वक्त आ चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग से ही मैं शुरुआत करूंगा। अगर जनवरी से मार्च मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ को देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2.6% से बढ़कर 4.5% हुई है। कैसे देखते हैं आप इसे? सी देखिए, अगेन वही इशू है कि जो जनवरी मार्च 2022 था, वो काफी वीक हमारे पास क्वार्टर था, क्योंकि उसमें हमको लॉकडाउन मिला था। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जनवरी 2022 में अगर शादी करनी थी तो 50 या 100 से ज्यादा मेहमान हम नहीं बुला सकते थे, होटल में नहीं कर सकते थे। तो काफी सारा एक्सपेंडिचर, काफी सारा ग्रोथ जो हमारा था वो कम हो चुका था उस टाइम, जो जनवरी मार्च 2022 का पीरियड है। उसके बेसिस के ऊपर अगर हम ये ग्रोथ देखते हैं 4.5%, तो थोड़ा सा कमी लग रहा है कि वीकनेस आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हमको थोड़ा और ये जो पहला हमको नॉर्मल जीडीपी का नंबर दिखेगा वो अप्रैल से जून 2023 का दिखेगा, जिसमें एब्सोल्युटली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, अगले साल का बेस भी नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था। पॉजिटिव है, लेकिन वीक बेसिस के ऊपर है, तो ठीक वो है। एक रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये चीज़ें जो हैं वो अगर हम FY23 के फिगर्स को देखें और इस क्वार्टर के फिगर को देखें तो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। कृषि सेक्टर जो है वो लगातार सरप्राइज कर रहा है और यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर हम FY23 में कृषि सेक्टर की ग्रोथ को देखें तो 3.5% से बढ़कर 4% हुई है। माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 7.1% से घटकर 4.6% पे आई है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ सर 18.4% से घटकर 16.1% पे आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे फिलहाल, अगर हम इन आंकड़ों के आधार पे अगर विश्लेषण करना चाहें? देखिए, कृषि का जो नंबर है वो काफी एनकरेजिंग नंबर है, काफी बढ़िया नंबर है। एक कारण इसका ये भी था कि जो हमारी बारिश का मौसम था वो थोड़ा खींच गया था,
तो जिसकी वजह से जो जनवरी से मार्च के पीरियड में जो हमारी कृषि की आई हुई है, वो बहुत ही अच्छी हुई क्योंकि सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा था। बहुत ही अच्छा था वाटर कंटेंट, तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ आई है, काफ़ी पॉजिटिव है। माइनिंग सेक्टर में कोल को छोड़ के मेरे ख्याल से जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी वो होल्ड अप नहीं की गई है। और जब तक कि सवाल रहता है कृषि और माइनिंग मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। ओवरऑल जो आप नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, वो एक मेरे ख्याल से कंसर्न तो है ही है। ओवरऑल हमारा जो आंकड़ा है, वो काफ़ी नीचे आ गया, 2 परसेंटेज पॉइंट से नीचे आ गया है। बिल्कुल। अतुल सर, रूरल डिमांड को लेकर बार बार जो है एक क्वेश्चन बना रहता है और बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि रूरल डिमांड जो है वो पे होनी चाहिए, चाहे कंपनियां हों, कॉरपोरेट्स हों, विश्लेषक हों, सभी इसको लेकर कंसर्न रख रहे हैं। क्या वाकई थोड़ा हमें क्रिटिकल होकर इस दिशा में देखना होगा? देखना ही चाहिए क्योंकि हमारा जो डिमांड है, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, ऑटो प्रोडक्ट्स हो या नॉर्मल डिमांड हो, वो सारा मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज हमारा रूरल डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक आंकड़ा अगर हम देखें कि जो कृषि की हमारी आय है, वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन मार्च से लेके अब तक, मई तक काफ़ी सारी हमारी ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बारिश हुई है और जिसकी वजह से एक ही अगर एग्जांपल दिया जाए कॉटन का, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो किसान है, उसका इन्वेस्टमेंट तो लग गया है उसको बियारण खरीदने में या फर्टिलाइज़र खरीदने में, लेकिन बारिश की वजह से उसका सारा का सारा नुकसान हो चुका। तो उसके पास अभी इनकम नहीं है कि वो और खर्चा कर सके। तो ये एक हमको आगे जाके भी दिखेगा कि रूरल डिमांड है, वो थोड़ा वीक रहेगा और उसमें उसको चलते हुए जो कंजम्पशन डिमांड है या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा हमको वीक दिखेगा 23-24 में। तो देखना ही पड़ेगा कि रूरल जो हमारा डिमांड है, वो वीक रहेगा ऐसा हमारा भी मानना है। सर, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके बहुत ही ब्राइटर साइड्स पे बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने भी कहा और जिस तरह से हम आंकड़ों के जरिए विश्लेषण भी कर रहे हैं कि बहुत सी जगह डेंट है और अब सवाल उठता है कि इसकी भरपाई कहाँ से हो, ये इसकी रीबैलेंसिंग किस तरह से की जाए। और आपको एरिया ऑफ कंसर्न्स कहाँ कहाँ लगते हैं? आपको अभी कहाँ लग रहा है कि कहाँ ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे मेरे ख्याल से जिसके बारे में काफ़ी कम बातें की जा रही है, वो है क्रेडिट। जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है उसका अगर हम विश्लेषण करें, तो देखी जाएगी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ बैंक की जो क्रेडिट है, वो इंडिविजुअल्स को जा रही है, ना कि इंडस्ट्री को, ना कि एमएसएमई को। एमएसएमई को जब तक क्रेडिट नहीं जाती है, तब तक हमारी एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं है। तो एक ये दिशा में गवर्नमेंट को काम करना है कि एमएसएमई सेक्टर को सबसे अच्छी तरह से क्रेडिट मिले। उसमें काफ़ी सारे ऑपरेटिंग इश्यूज़ भी है, बैंक के भी इश्यूज़ हैं, एमएसएमई के भी इश्यूज़ हैं। लेकिन कहीं से एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जब तक एमएसएमई को क्रेडिट नहीं मिलेगी, हमारा ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ये ऊपर-नीचे होते रहेगा। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी कंसर्न की, वो है कंजम्पशन। जो आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई है, उसकी वजह से ये हुआ है कि जितने भी इंडिविजुअल बोरोवर्स थे, उनके सारे के बजट ऊपर से नीचे हो गए क्योंकि ईएमआई बढ़ गई। अच्छा, ईएमआई बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बची। तो इनकम नहीं बची तो वो खर्चा ही क्या करेंगे? तो हमको ये भी दिख रहा है कि अर्बन और रूरल में सैलरी की हाइक्स काफ़ी 5 टू 7% हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो इन्फ्लेशन को और बढ़ा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक तरफ कंजम्पशन है और दूसरी तरफ एमएसएमई को क्रेडिट है। ये अगर हम साथ में कर देते तो हमारे पास सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक बेस बन जाएगा और इसके लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पहले काफ़ी सोचना है कि ऑन इट्स ओन ग्रोथ तो नहीं आएगी, लोगों के पास पैसे होने चाहिए। तो शायद इंटरेस्ट रेट में जो अभी तक की बढ़ोतरी की है, उसमें बैक स्टेपिंग करके थोड़े इंटरेस्ट रेट घटाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर में ये हम देखेंगे कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाना चालू करेगी। तब जाके हमारे पास जीडीपी को लग के पॉजिटिव न्यूज़ आना चालू होंगे।
बिल्कुल अहम बात आपने कही और मेरा अगला सवाल यही था लेकिन आपने उसका जवाब दे ही दिया। फिर भी अपने दर्शकों के लिए एक लाइन में मेरा ये सवाल कि आपको क्या लगता है नरमी के जो संकेत हैं ब्याज दरों में जो कि आम दर्शक की अगर भाषा में समझना चाहें तो क्या लगता है कि उन्हें राहत आने वाले वक्त में मिल सकती है और मिलेगी तो वो उसका कुछ लगता है कि आपको वो जल्द मिलने वाली है या उसकी समय सीमा आगे बढ़ेगी? देखिए इमीडिएटली तो आरबीआई रिड्यूस नहीं करेगी, अभी तो बढ़ोतरी जो कटौती है वो नहीं करेगी, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक काफी सारी ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो जाएंगी कि जिसकी वजह से आरबीआई को इंटरेस्ट रेट में कटौती चालू करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर की पॉलिसी में वो हमको देखने मिलेगा। 25 बेसिस पॉइंट कम से कम आरबीआई घटाएगा जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे अतुल सर हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि हमने लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश की और जीडीपी के जो नंबर्स रहे उसका बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने स्पष्ट विश्लेषण रखा। अतुल सर ने हर पहलू को जहाँ पर क्रिटिकल होना चाहिए हमें उसका भी ज़िक्र किया और जहाँ एक ब्राइटर साइड है, जहाँ एक बेहतर तस्वीर नज़र आ रही है उसका भी ज़िक्र किया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।